नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? मतलब इसको चलाने वाली जो पूरी मशीनरी है वो काम कैसे करती है? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत को असल में चलाता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? कौन है असली बॉस? आइए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि हमारे देश का शासन असल में कैसे काम करता है। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि भारत के संविधान में ही मिलता है। हमारा संविधान सरकार को चलाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा देता है, जो आप कह सकते हैं तीन शक्तिशाली स्तंभों पर टिका है। तो ये तीन स्तंभ कौन से हैं? पहला, कार्यपालिका, यानी वो शाखा जो कानूनों को लागू करती है। दूसरा, विधायिका, जो कानून बनाती है। और तीसरा, न्यायपालिका, जो ये देखती है कि कानूनों का सही मतलब निकाला जाए, उनकी सही व्याख्या हो। और यही तीनों मिलकर केंद्र सरकार की असली नींव बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका की। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और मजे की बात यह है कि यहाँ दो तरह के प्रमुख हैं, एक नाम का और एक काम का। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश के औपचारिक यानी नॉमिनल हेड हैं। वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन सरकार चलाने की जो असली ताकत है, जो कार्यकारी शक्ति है, वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधा नहीं होता। मतलब हम सीधे जाकर राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते, बल्कि जिन सांसदों और विधायकों को हम चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अच्छा, तो कार्यपालिका की बात हो गई। अब आते हैं सरकार के दूसरे स्तंभ पर, यानी हमारी संसद पर। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे देश की कानून बनाने वाली फैक्ट्री मान लीजिए। जी हाँ, यहीं पर हमारे देश के लिए सारे कानून बनते हैं। अब हमारी संसद भी एक खास बनावट की है। इसे द्विसदनीय कहते हैं। मतलब इसके दो सदन या दो घर हैं। एक है लोकसभा, जिसे जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे हमारे वोटों से चुने जाते हैं। और दूसरा है राज्यसभा, जो राज्यों की परिषद है और ये अलग अलग राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कोई भी कानून बनता कैसे है? देखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है, जिसे विधेयक या बिल कहते हैं। फिर उस बिल को एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से बहुमत से पास होना जरूरी है। और जब दोनों सदन उसे पास कर देते हैं, तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए। और उनकी मोहर लगते ही वो विधेयक कानून बन जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, न्यायपालिका। और इसके शिखर पर है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। इसे आप हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक या गार्जियन भी कह सकते हैं। आपको पता है, इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ 33 और न्यायाधीश होते हैं, यानी कुल 34। और इनका वो फैसला देश की सभी अदालतों पर लागू होता है। वो अंतिम होता है, उसके ऊपर कोई अपील नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम क्या है? पहला, ये संविधान का संरक्षक है। दूसरा, ये केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाता है। और शायद सबसे जरूरी, ये हम सब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब यहाँ पर आती है सबसे दिलचस्प बात। ये जो तीनों स्तंभ है ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये अकेले अकेले काम नहीं करते। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी बेहतरीन प्रणाली बनाई है जहाँ हर कोई एक दूसरे की शक्ति पर नजर रखता है, एक दूसरे को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो विधायिका यानी संसद के पास उन्हें हटाने तक की शक्ति है। और इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। लेकिन ये रास्ता एक तरफा नहीं है। कार्यपालिका के पास भी विधायिका को रोकने की ताकत है। राष्ट्रपति चाहें तो संसद से पास हुए किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये एक तरह की वीटो पावर है। और फिर इन दोनों के ऊपर है न्यायपालिका की नज़र। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। तो ये जो लगातार एक दूसरे पर नजर रखने, एक दूसरे को रोकने और संतुलित करने की प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन, या चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। और यही सिस्टम ये पक्का करता है कि कोई भी एक शाखा इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो तानाशाह बन जाए। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और असली ताकत है। तो ये पूरा ढांचा संतुलन के लिए डिजाइन किया गया था, एक बेहतरीन व्यवस्था। पर आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, ये ढांचा 70 साल से भी ज्यादा पहले बनाया गया था, तो क्या ये आज के आधुनिक भारत की जो नई चुनौतियां हैं उनके लिए भी उतना ही सही और कारगर संतुलन बना पाता है? ये एक सोचने वाली बात है।